शो में पाकिस्तानी रुपया आलमी सतह पर सबसे ज्यादा कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी बनने के लिए तैयार। सितंबर में रुपया तकरीबन 6% बढ़ गया, एक काबिले जिक्र कारनामा। डॉलर की कीमत में हैरान कुन कमी, स्मगलिंग की रोकथाम, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई के नताइज आना शुरू। गैलप के जुलाई में कराए गए सर्वे, फौज की मकबूलियत 88%, सियासतदानों पर अवाम का एतमाद 39%। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, पाकिस्तान की करेंसी अब देखा जाए तो पिछला एक माह इंतहाई बेहतरीन रहा है। हमने ये देखा है कि ब्लूमबर्ग ने अपने एक आर्टिकल के अंदर ये कोट किया है कि पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की यानी ग्लोबली बेस्ट करेंसी जो है बनने जा रही है, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस रही है तकरीबन 6% की एप्रिसिएशन रही है। और इसने कोरिया और ख़ासतौर पे थाईलैंड और दीगर करेंसीज जो कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स की वजह से टंबल हुई, गिरी मार्केट उनकी इस वक्त, लेकिन पाकिस्तानी जो करेंसी थी दैट इज़ गोइंग ऑन और इसका जो स्प्री है वो कंटिन्यू कर रहा है, अप्रिशिएट कर रही है मुसलसल। इस करेंसी के हवाले से पाकिस्तान की हमने देखा है कि मजमूई तौर पर 21 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है इस माह में। ओवरऑल तकरीबन 6.8% की एप्रिसिएशन हमने देखने में आई है। ये इंतहाई मुस्बत तब्दीली है और हमने देखा है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आगे जाकर पेट्रोलियम की कीमतों पर और दीगर चीज़ों पर भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बहुत से अहम सवालात हैं कि ख़ास तौर पर ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी, और इसी बुनियादी सवाल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब के साथ माहिर मईशत प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फ़रूख सलीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सर, ये जो ट्रेजेक्ट्री रही है इसकी और इजाफा हुआ है तकरीबन 6.7% का, ये इन द लॉन्ग रन सस्टेन कर सकेगा फ़रूख सलीम साहब? जी, असल सवाल यही है जो भी आपने पूछा है। देखिए, मस्बत नताइज जो हैं, जो करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ उठाए गए जो इंतजामी इक़दाम उठाए गए, उनके नताइज हमारे सामने आए। आपने बताया कि 5-6% जो है वो हमारा रुपया या रुपए की कदर डॉलर के सामने मजबूत हो गई। अब दो इश्यूज होते हैं इंतजामी इक़दाम के नतीजे। एक तो इनकी लिमिट होती है, यानी कि आपने 5-6%, 7% इसमें इंप्रूवमेंट देख ली। मेरा ख्याल है कि हम टॉप लिमिट जो है उसको हिट कर रहे हैं, उसके बहुत नजदीक है। अच्छा। प्योरली इंतजामी इक़दाम के नतीजे में इससे और ज्यादा इंप्रूवमेंट शायद अब सामने नहीं आएगी, अगर आएगी तो बहुत थोड़ी सी आएगी। दूसरा बड़ा इशू जो इंतजामी इक़दाम के साथ होता है वो सस्टेनेबिलिटी का होता है, वो देर पाई का होता है कि वो देर पा नहीं होते। तो जरूरत इस चीज की है कि किसी किस्म की पॉलिसी सामने लाई जाए। इंतजामी इक़दाम हमने बहुत सारे देखे, हमने चीनी के सेक्टर में देखा, हमने करेंसी की सेक्टर में देखा, हमने बिजली के सेक्टर में देखा, और उनके कुछ नताइज हमारे सामने जरूर आए। अब जरूरत है पॉलिसी की, क्योंकि इंतजामी इक़दाम की जो हद है, जो लिमिट है, वो मुझे लगता है कि वहां उसके बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं। और दूसरा इशू सफान साहब ये है, अभी जो आपने देखा कि कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, उन्होंने हमें बताया कि 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई है। यानी कि जहां पे भी आपको 10 पाकिस्तानी नजर आ रहे हों, उसमें से औसतन 4 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो ये जो प्योरली इंतजामी इक़दाम हैं, इनके नतीजे से, इनके नतीजे में, इनके कंसिक्वेंस में जो असल बुनियादी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो हल नहीं हो पाएंगे। बीमारी का आप समझिए कि बीमारी की अलामात को दबाया जरूर जा सकता है इंतजामी इक़दाम के नतीजे में, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं है। लेकिन फरूख साहब, ये जो इंतजामी मामलात हुए हैं, ये इंतजामी मामलात हमें यकीन दहानी तो ये कराई गई है, खासतौर पे जैसे जो ओपन मार्केट है उसमें जो स्पेशली ऑफ द बुक ट्रांजेक्शन्स थी उनका तकरीबन कला कमा कहा गया कि हो गया है, ग्रे मार्केट खत्म हो गई है, हवाला हुंडी अब नहीं हो रहा है। और इस क्रैकडाउन की वजह से कि विजिलेंस रखी गई है एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर, उनका फिर कंसोलिडेशन के हवाले से भी स्टेट बैंक के कुछ रेगुलेशंस आ चुके हैं। तो आपको लगता है कि ये, क्योंकि खास तौर पे अगर जो ऑफ द बुक ट्रांजेक्शंस हो रही थी
वो रुक गई हैं और हमने देखा है कि अब ओपन मार्केट से डॉलर सरेंडर हो रहे हैं टुवर्ड्स इंटर बैंक मार्केट, जो एक्सचेंज कंपनी सरेंडर कर रही हैं डॉलर्स। तो ये अगर तसलसल इस तरह ही रहता है, क्योंकि अभी तक तकरीबन लास्ट वीक तक $50 मिलियन सरेंडर हुए थे, तो ये ट्रैजेक्टरी, ये मोमेंटम बरकरार रह सकता है फिर? मेरे ख्याल में ये ट्रैजेक्टरी बरकरार नहीं रह सकती। अच्छा। और उसकी वजह ये है कि एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 30 अरब की है, 31 अरब की है, और इंपोर्ट जो है वो 70-75 अरब पे पहुंच जाती हैं। और ये एक बुनियादी वजह है कि मार्केट के अंदर डॉलर की शॉर्टेज रहती है और रुपए की सप्लाई बहुत ज्यादा रहती है। और दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि स्टेट बैंक ने पिछले कोई 4 से 5 सालों में जो करेंसी इन सर्कुलेशन हम कहते हैं, जो नोट छापते हैं, वो बहुत ही नोट छापे हैं। आप अंदाजा कीजिए 4-5 साल पहले जो करेंसी इन सर्कुलेशन थी पाकिस्तान के अंदर, वो कोई 5 ट्रिलियन की थी और अब वो 10 ट्रिलियन पे पहुंच गई। तो जिसको हम कहते हैं कि टू मेनी रुपीज चेजिंग टू फ्यू डॉलर्स। तो आपने खुद से इतने रुपए छापे हैं कि आपके रुपए के ऊपर जो है वो पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने आइडेंटिफाई किया फरूख साहब, ये जो बात है बड़ी अहम है। ओएमओ जो हुए हैं स्टेट बैंक के जुलाई 2023 से लेकर अब तक तकरीबन 9 ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो चुके हैं, जिनके जरिए बैंक्स जो पैसा लैंड हो रहा है और फिर बैंक्स ही आगे मनी इंस्ट्रूमेंट्स लेके गवर्नमेंट को पैसा लैंड कर रहे हैं, और बैंक्स की अपनी अर्निंग्स तो बढ़ रही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं एग्जैक्टली दैट अमाउंट टर्न्स अराउंड 10 ट्रिलियन रुपीस जो जुलाई 2023 से अब तक हो चुकी है, जो थ्रू ओएमओस बैंक्स हो गए, दैट इज कैश इन सर्कुलेशन। तो ये आप कह रहे हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है इसको स्टेबल नहीं रहने देगा रुपए की? जी बिल्कुल, मैं कहना ये है कि जो रुपए की कदर गिरी है डॉलर के सामने, उसकी असल वजह यह है कि हमने बेतहाशा नोट छापे हैं। उसके जो जिसको हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हैं, ये स्मगलर्स जो हैं या जो करेंसी सट्टाबाज हैं, तो वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स के ऊपर हमने डंडा फेरा है, झाड़ू फेरा है, और उसके नतीजे में आप देख रहे हैं जो 5 से 6% जो है वो कदर इंप्रूव हुई है। जो असल बुनियादी वजह थी नोट छापने की, वो अभी भी जारी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रुपए की कदर गिरी है वो एक माशी फैसला नहीं था, वो रियली एक सियासी फैसला था। देखिए, नोट छापना जो है या इजाफी नोट छापना वो सियासी फैसला है, और इजाफी नोट इसलिए छप रहे हैं बिकॉज हमारे बजट का खसारा बहुत ज्यादा है। बजट का खसारा बहुत ज्यादा है, वो एक सियासी फैसला है। एक सियासी फैसले के नतीजे में हम बजट का खसारा करते हैं, और ये रुपया जो रुपया गिर रहा है, वो आप सोचिए कि इन रिटर्न कोई माशी कदम नहीं है, वो एक सियासी फैसला है। मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव ये एक्शंस नहीं हो सकते until and unless we don't have a policy जिससे ये सारे फ्लॉज दूर हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रुपया सस्टेन करेगा। तो फिर ये जो लोग हम खुशियां मना रहे हैं, इसका मतलब कुछ भी जो ये सब मोमेंटम वापस भी हो सकता है क्या फरूख साहब, या कैन इट सस्टेन दीज लेवल्स? चलें, आप कह रहे हैं कि इसकी पीक आ चुकी है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की, बट स्पेकुलेशन किए बगैर क्या हम रिवर्स भी देख सकते हैं खुदा ना खास्ता ये सारे मामला का, जो अच्छी चीजें हुई हैं कुछ दिनों में? देखिए, अगर तारीख से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप याद करें कि सितंबर की एंड में इसाक डार साहब आए थे। एग्जैक्टली आए थे, बिल्कुल। अभी एक ब्रीफ पीरियड आया था उस पर, जब क्रैक्ड वो भी आए थे, तो एक उनका डार का डंडा चल गया, एक खबरें आई और फिर डॉलर पे फर्क पड़ा था। जी बिल्कुल। और वो मामला चला था कहीं जनवरी के पहले हफ्ते तक। जी। तो आप सोचिए कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर को 3-3.5 महीने वो डंडा कामयाब रहा। हमने देखा कि रुपया इंप्रूव हुआ, और उसके बाद जनवरी में फिर आपने देखा कि कितना बड़ा झटका आया। तो वो जो मैं शुरू में आपसे अर्ज कर रहा था कि ये देरपा जो इंतजामी इकदाम हैं वो देरपा नहीं होते। तो फिर एक और चीज इसमें सामने आ जाती है कि अभी अगर हुकूमत ने कुछ बंदे बिठा दिए हैं एक्सचेंज कंपनीज के साथ, और वो उन पर नजर रखे हुए हैं, अगर ज्यादा देर तक यही मामला चलता रहेगा तो आप देखेंगे कि वो लोग जो बैठे हैं वो फिर एक्सचेंज कंपनी वालों के साथ उनका एक कमीशन बढ़ जाएगा। तो वही पुराना वाला मामला जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, जो हुकूमतें लोग वहां बैठे हैं उसमें उनका अपना हिस्सा पैदा हो जाएगा। तो फरोसा, हम ये कहें कि जब तक हुकूमत फैसला नहीं कर लेती कि ये जो सर्कुलर डेट है 2700 अरब रुपए का, या फिर हमारे जो लूप होल्स हैं एनर्जी सेक्टर में या दीगर सेक्टर्स में, या जिस तरह से पैसा यहाँ पर जाया हो रहा है प्रोक्योरमेंट में, तो वो उनको उस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं आती जब तक ये क्रैकडाउन एक टेम्पररी या कॉस्मेटिक मामला ही है, इसका कोई देर पा हल नहीं है मामले का, बल्कि ये रिवर्स भी हो सकता है कुछ दिनों में। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला बोला है, और वो ये है कि
जो इंतजामी इकदाम हैं वो मुतबादिल नहीं है पॉलिसी का। एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि इंतजामी इकदाम नहीं करने चाहिए, वो जरूर करने चाहिए, लेकिन ये सोच लेना कि वो सब्सटीट्यूट है पॉलिसी का, वो गलत होगा। तो पॉलिसी आना लाजमी है। अगर हमारा 8,000 अरब का बजट का खसारा जा रहा है तो हमारी पॉलिसी क्या है, उसको खत्म किस तरह करना है। अगर 5,000 अरब का तवानाई के शोबे के अंदर गर्दिशी कर्जा खड़ा हो गया तो हमारी पॉलिसी क्या है। उन इलाकों में पॉलिसी नजर नहीं आ रही, इंतजामी इकदाम की बेतहाशा नजर आ रहे हैं, लेकिन पॉलिसी नजर नहीं आ रही। और अगर आप ये कहें कि फरोज साहब, क्योंकि हम कैश इन सर्कुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, ओएमएस हुए जा रहे हैं, तो ये मामला भी तो रुक नहीं रहा। अगर हुकूमत पैसा प्रिंट करके बैंक्स को लेंड कर रही है, बैंक्स आगे वापस हुकूमत को लेंड कर रहे हैं, और इस दौरान बैंक्स तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं पूरी सूरत हाल में। उनका जो प्राइवेट टू जो क्रेडिट सेक्टर ऑफटेक है वो कम होता जा रहा है, गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी बिल्स उनकी ज्यादा ट्रेजरी उसमें जा रही है। तो बैंक्स आर द अल्टीमेट विनर और ओवरऑल गवर्नमेंट जो है और हम जो है वो लूजर्स हैं, यही नजर आ रहा है इस गेम में। तो फरोज साहब जी देखिए, नोट छापने के नतीजे में रुपए की कदर गिरती है। नोट छापने के नतीजे में जो महंगाई आप देख रहे हैं, जो हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि बिजली की कीमत में कोई 118% एक साल के अंदर इजाफा है, चावल की कीमत में 88% इजाफा, ये हुकूमत के दादोशुमार है। मिर्चें 85% बढ़ गई, ये हम नोट छाप रहे हैं। और दोबारा से मेरा कहना यह है कि ये महंगाई जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, ये सियासी फैसला है, ये हुकूमत के सियासी इकदाम के नतीजे में महंगाई आ रही है। जब रुपया गिर रहा है वो भी हुकूमत के सियासी फैसले या सियासी कंसिक्वेंसेस के नतीजे में आप देखते हैं कि रुपए की कदर जो है वो गिर रही है। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर का आपने जिक्र किया। देखिए, जिस मिकदार में, जिस शरह से बैंकिंग असासे जो हैं वो हुकूमत की ट्रेजरी में लगाए जा रहे हैं, और अगर फ्यूचर में कोई डेट क्राइसिस आता है और फिर डोमेस्टिक डेट जो है उसको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ती है, तो उसका का सारा बोझ जो है वो बैंकों के असासों के ऊपर पड़ेगा, और बैंकों को नुकसान का बहुत बड़ा खदशा इन द फ्यूचर जो है, जो बैंकिंग सेक्टर है, आई थिंक एक खतरे की घंटी इस वक्त बजनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। अच्छा, अगर डोमेस्टिक डेट को रिस्ट्रक्चर करने की बात है, आप ये कह रहे हैं, और हमें फिर जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्सटर्नली करनी है वो भी एक वो नजर आता है आपको, और क्या पहले डोमेस्टिक डेट की रिस्ट्रक्शन नजर आती है या आपको जो एक्सटर्नल डेट की रिस्ट्रक्शन नजर आती है? फरोज साहब देखिए, पिछले कुछ महीनों से तो हमें बैरूनी कर्जाजात जो है वो नहीं मिल रहे या बहुत कम मिल रहे हैं, तो हुकूमत का जितना भी खसारा है वो पुर कर रही है, अपने अंदरूनी कर्जाजात बढ़ा रही है। तो अंदरूनी कर्जाजात जिस तेजी से बढ़े हैं, जिस तेजी से बैंकों ने अपने असासे जो हैं वो हुकूमत की ट्रेजरी बिल्स में लगाए हैं, तो इन द फ्यूचर डेट स्ट्रक्चरिंग तो मुझे लगता है कि बैरूनी हवाले से भी करनी पड़ेगी और अंदरूनी हवाले से भी करनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन अंदरूनी सर ये जो स्ट्रक्चरिंग है इसमें आपको नहीं लगता कोई ले दे के भी मामला हो सकता है कि बैंक्स पे कोई टैक्स हट जाए और उसके एवज गवर्नमेंट कुछ अपना, मतलब जो उनकी लाइबिलिटीज हैं वो ऑफसेट हो जाएं, कुछ बुक्स बेहतर हो जाएं, कुछ इस तरह का लेन देन? या फिर आपको लगता है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग होगी और उसमें बहुत से बेड डेट्स क्रिएट होंगे? क्या होगा, किस तरह का आपको नजर आता है, जो खतरा है नजर आता है? भरोसा पहली बात तो ये है कि अगर हुकूमत बैरूनी कर्जाजात के ऊपर डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाती है, तो जो बैरूनी लैंड हैं जिन्हें कर्ज दे रखा है वो हुकूमत को मजबूर करेंगे कि आप डोमेस्टिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी इसके साथ साथ करें। इसकी सिर्फ शायद वो इजाजत ना दें कि आप सिर्फ बैरूनी कर्जाजात की जो है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करें। फिर जिस डायरेक्शन में इंडस्ट्री जा रही है, उन्होंने भी जो हजारों कोई 5-6 हजार अरब का जो कर्जा बैंकों ने इंडस्ट्री को दे रखा है, और इंडस्ट्री जिस तेजी से शटडाउन हो रही है उससे बैड लोन जो है वो भी बढ़ेंगे। तो एक तरफ तो बैड लोन्स का प्रेशर होगा बैंकों के ऊपर, और दूसरी तरफ से डेट रिस्ट्रक्चरिंग का जो है प्रेशर होगा, और उसके नतीजे में आप देखेंगे कि इनकी वैल्यूएशन जो है स्टॉक मार्केट के अंदर वो भी बड़ी तेजी से गिरेगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हमें आई थिंक इस वक्त एक खतरे की घंटी जो है बैंकों के हवाले से वो बजनी चाहिए। तो लेकिन फरोज साहब, ये खतरे की घंटी आपको लगता है कि जो हमारे क्यू ब्लॉक है, जो हमारा जो सारे करता धरता है वहां बच चुकी है, और वो आपको लगता है कि इतने ज्यादा अलार्म नजर आ रहे हैं इस सूरत हाल को देखते हुए, और खासतौर पे ऐसे में रे ऑफ होप फिर क्या SIFC है खाली, या कुछ और भी है रे ऑफ होप? इमीडिएट रे ऑफ होप क्या है फरोज साहब? लग रहा है ऐसा है कि किसी किस्म का डिस्कनेक्ट है। अच्छा। जिस ब्लॉक का, क्यू ब्लॉक का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पे परेशानी या इतनी परेशानी जितनी होनी चाहिए वो नजर नहीं आ रही। अच्छा। उनका ख्याल है कि शायद जो मुसीबत का वक्त है वो टल जाएगा,
मेरा खदशा ये है कि जो महीने कुछ गुजरे हैं, जो आने वाले महीने हैं वो पिछले कुछ महीनों से ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो भी आना है। अभी डिफिकल्ट वक्त, टाइम इज एक्चुअली अहेड ऑफ अस, नॉट बिहाइंड अस। अच्छा, ये आप अभी भी कह रहे हैं कि इट इज अहेड ऑफ अस, और ये आप इन टर्म्स ऑफ रुपी एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, इस तमाम चीजों के, यानी हम जो स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत आई है, ये हम दोबारा से बुरे वक्त में जा सकते हैं फरूख साहब, हर लिहाज से? जी देखिए, दो चीजों को हमने डिस्कस किया। एक तो 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हवाले से महंगाई का इशू है। exactly. वो जब स्टेट बैंक इस रफ्तार से नोट छापता रहेगा, और वो जिसको हम कहते हैं कि टू मेनी रुपीज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, जब तक हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती और स्टेट बैंक नोट छापता रहता तो महंगाई का इशू जो है वो खत्म नहीं होगा। और दूसरी तरफ जो हुकूमत के सामने चैलेंजेस हैं, चाहे वो डॉलर के श्रिंकिंग रिजर्व्स के हवाले से हों या वो बढ़ते हुए कर्जाजात के हवाले से हों, वो भी मुझे दे सीम टू बी गेटिंग वर्स, इससे पहले कि वो कुछ वहां पे हालात बेहतर होना शुरू हों, खराब होंगे। अच्छा, और फरूख साहब, इस सूरत हाल में गवर्नमेंट तो अल्टीमेट लूजर इसलिए भी नजर आती है कि जैसे मिसाल के तौर पे हम जब कह रहे हैं कि हम OMOs कर रहे हैं, हमने 10 ट्रिलियन रुपीस कैश इंजेक्ट कर दिया इकोनॉमी के अंदर, फिर बैंक्स आगे हुकूमत को बैंक लैंड कर रहे हैं, फिर हुकूमत को पैसा लैंड कर रहे हैं, बैंक्स अर्न कर रहे हैं, उनके अपने खतरे एसेट्स के हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, उनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हाफ ईयरली रिजल्ट्स आए थे, उसमें देखा गया कि 36 बिलियन की हिट उनके प्रॉफिट्स पे लगी ड्यू टू इंटरेस्ट रेट्स। अब वो उस 36 अरब रुपए को हुकूमत से मांग रहे हैं कि आप बेल आउट दें तो हम बैंक को पैसे वापस करें, और या तो हमें मोरेटोरियम दे डेट पे, या फिर हमें पैसे दें 36 अरब ताकि हम वापस करें बैंक को जो हमने कर्जा लिया हुआ है उस पर सूद जो बढ़ गया। तो हुकूमत इधर से भी पैसा दे रही है, उधर से भी पैसा दे रही, तो हुकूमत तो अल्टीमेट लूजर है इस पूरे सूरत हाल में। सिर्फ पैसा भाई जा रही है और मजीद छापे जा रही है फरूख साहब, और कोई नजर नहीं आ रहा इलाज। देखिए, हुकूमत सिर्फ एक काम कर रही है और वो कर्जा लिए चली जा रही है। वो किसी किस्म की कोई पॉलिसी मुरतब नहीं कर रही। अगर पिछले 3 महीने का डेटा उठा के देखें तो तकरीबन 2.5 ट्रिलियन रुपया, यानी कि 2500 अरब रुपए के इजाफी कर्जे दिए हैं, जिसका मतलब यह है कि रोजाना की बुनियाद पे कोई 28 अरब रुपया इजाफी कर्जा कौमी कर्जे की शक्ल में लिया जा रहा है। अब इसका असर जो है वो इन द नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर वो मुझे खतरे से खाली नजर नहीं आता। अच्छा, और मतलब हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जो IMF के टारगेट्स हैं महंगाई के, हमने स्टेट बैंक के टारगेट्स देखे हैं महंगाई के, या जो ब्रोकरेज हाउसेस भी बता रहे हैं, रिसर्च हाउसेस, हम ये सरपास कर सकते हैं डॉक्टर साहब? हम ये इससे भी आगे जा सकते हैं? महंगाई और ज्यादा बढ़ सकती है तवक्कुआत से भी ज्यादा? देखिए, दो इम्पैक्ट हैं। एक तो पेट्रोल की प्राइसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आलमी मंडियों में प्राइसेस जो है वो $95 तक रहती हैं, इससे बढ़ जाती हैं, फिर तो महंगाई जो है वो मजीद बढ़ेगी, क्योंकि जो नोट छापने वाला मामला है वो रुक नहीं रहा, वो चलता चला जा रहा है, और वो भी अब एक लॉन्ग टर्म आप समझिए बीमारी बन गया है। वो 2021 में ये मामला शुरू हुआ था, और 2021 में हम लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि अगले चंद सालों में जो महंगाई की लहर है या महंगाई का जो जिन है वो बोतल से निकल जाएगा, तो फिर काबू नहीं आएगा। अब वो वक्त आ गया है जिसकी हम पेशीनगोई करते थे कोई 2 साल पहले, लेकिन मामला रुक नहीं रहा। नोट्स की प्रिंटिंग जो है वो नहीं रुक रही है, इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ साइकिल पे नहीं जा रही है, बैड लोन्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बैंक जो है वो मुसलसल बहुत ही ज्यादा अमाउंट अपने कैपिटल की जो है वो हुकूमत के ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी करते चले जा रहे हैं। तो ये सारी खतरे की घंटियां हैं सफान साहब। और सर, ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही है। PIA का मैंने जिक्र किया था, आप खुद PIA के हवाले से उसकी रिस्ट्रक्चरिंग पर एक प्रेजेंटेशन आपकी भी तरफ से भी आई थी सामने। अब तो 743 बिलियन के क्यूमुलेटिव लॉसेज हो चुके हैं फरूख साहब। हुकूमत ना इससे पहले जाते जाते काबीना अप्रूव कर गई थी प्राइवेटाइजेशन, ये हुकूमत अभी तक हम देख रहे हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से एक प्लान जून 23 में मंजूर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई हतमी फैसला, कोई मामला आगे नहीं बढ़ सका, कोई नतीजा खेज मामला नजर नहीं आता। बेल आउट्स पे बेल आउट्स, और अभी भी उनकी डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि वी नीड अ बेल आउट टू रन आवर एक्सपेंसेस एंड इवन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, लॉन्ग टर्म डेट पेमेंट्स आल्सो। तो वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सबके लिए पैसा मांग रहे हैं अब तो हुकूमत से फरूख साहब। खान साहब, तारीख गवाह है कि जो इंडस्ट्री, जो हुकूमती इंडस्ट्रीज हैं, जो वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, हुकूमत के पास काबिलियत नहीं है उनको रिस्ट्रक्चरिंग करने की। ये नहीं हो पाएगा।
ये रिस्ट्रक्चरिंग वाला मामला हम पिछले 20-25 सालों से सुन रहे हैं। जब हुकूमत आती है कि हम इदारों को रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, अब हमें सीख लेना चाहिए कि वो हम नहीं कर सकेंगे। वो हुकूमत के पास काबिलियत नहीं है। या तो इनको बंद करना पड़ेगा या इनको कौड़ियों के दाम जो है वो प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तीसरा रास्ता नहीं है। सही, और हम इस रास्ते की तरफ नहीं बढ़ रहे, और ये इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, वो हम सब बेयर कर रहे हैं डॉक्टर फिरोज साहब। और ये कब तक हम बेयर करते रहेंगे, जब तक कोई फैसला नहीं होगा? इरफान साहब, बुनियादी इशू पाकिस्तान के साथ माशी नहीं है, वो सियासी है। और बुनियादी इशू ये है कि जो माशी फैसला साजी है वो सियासी एजेंडे के तहत की जाती है। माशी फैसला साजी जो है वो सियासी असर रसूख के तहत की जाती है। और जब तक ये माशी फैसला साजी को सियासत के असर से नहीं निकाला जाएगा, उस वक्त मामला हल होते नजर नहीं आते। ठीक है, और एक्सटर्नल साइड पे फिरोज साहब ये बताते जाएं कि हमारी जो ये आपने सारे खतरे की घंटियां बताई कि हम बैंक्स के हवाले से ये सब कुछ, एक्सटर्नल साइड से खतरे की घंटियां क्या हैं? हमारी कोई नेक्स्ट पेमेंट्स हैं स्केड्यूल में, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे? डू वी हैव इनफ इनफ्लोज? हम हमारी एक्सटर्नल साइड क्या पोजीशन बता रही है फिरोज साहब? देखिए, इनफ्लोज आर नॉट इनफ। इनफ्लोज जो पिछले साल के मुकाबले में थे, पिछले साल के मुकाबले में इस साल मजीद गिर गए हैं। एक्सटर्नल सेक्टर पे कोई इमीडिएट मैं समझ रहा हूँ कोई अर्जेंट किस्म की कॉल नहीं है। उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन पॉलिसी आज से बनाएंगे तो फिर जो खतरा आज से 3 महीने 6 महीने के बाद आने वाला है उसको हम फेस कर पाएंगे। तो द टाइम पॉलिसी इज राइट नाउ। ठीक है, और ये SIFC पर क्योंकि आप लिखते भी रहे हैं, ये हमने अब सुना है कि शायद $6 बिलियन का कॉर्पोरेट फार्मिंग के अंदर पैसा तवक्को की जा रही है। तो ये कब तक मैच्योर हो सकती है ये सारी? हाउ सून कैन वी एक्सपेक्ट कि ये अमाउंट मैच्योर होगी? जो हमने $25 बिलियन एक मुल्क से, $25 बिलियन एक मुल्क से जो हम सुन रखे हैं, जो फिगर्स हमने सुनी है, कितना टाइम लगेगा? SIFC के ऊपर अगर आप गौर से देखें तो उसमें न सिर्फ SIFC है, उसके साथ एक कानूनी एम्पावरमेंट का कानून है जिसको हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एक्ट। उसके साथ साथ एक पाकिस्तान का सॉवरन वेल्थ फंड बन रहा है। तो ये तीनों चीजों ने मिल के आगे काम चलाना है। और ये अगर आप तीनों को देखें तो दिस इज द स्ट्रोक ऑफ जीनियस। ये रियली प्लानिंग इसके पीछे बड़ी जबरदस्त हुई है। लेकिन जो इशू है ये प्रोजेक्ट ड्रिवन है, और प्रोजेक्ट्स आपको पता है कि उनमें टाइम लगता है, 2, 3, 4 साल लग सकते हैं। तो SIFC इज प्रोजेक्ट ड्रिवन, और हमारे जो लोन्स ड्यू हो रहे हैं, जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, वो शॉर्ट टर्म है। तो उसमें दोनों में एक मिसमैच नजर आता है कि SIFC से जो फंड्स आने वाले हैं वो लॉन्ग टर्म में आने हैं, जो हमारी जरूरियात हैं वो शॉर्ट टर्म की। फिरोज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर फिरोज अली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, पाकिस्तान 30 सितंबर में दुनिया भर में बेहतरीन करेंसी के तौर पर सामने आई है, लेकिन क्या ये मोमेंटम हम सस्टेन कर सकेंगे इन द लॉन्ग रन, ये बड़ा अहम सवाल है। कहीं ये रिवर्स तो नहीं होगा? क्रैकडाउन्स और ये सारे इकदाम क्या पॉलिसी का ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? और बहुत से अहम सवाल जो अलार्म बेल्स हैं और जो रेड फ्लैग्स हैं वो क्या हैं? माशी खतरात क्या नजर आते हैं? ये सब बात हुई है। सियासी नौयत और सियासी मैदान में क्या हलचल है, साथ साथ सियासी खतरात क्या हैं, गैलप के रिसेंट सर्वे क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कुछ अहम सवालात। इस ब्रेक के बाद फयाज हुसैन चौहान साहब भी साथ होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। और माशी मैदान के बाद सियासी मैदान, इसमें क्या खतरात हैं? इलेक्शंस, नवाज शरीफ साहब की वापसी, बड़े अहम इवेंट्स क्या होंगे आगे, और उनका सियासी मैदान पर क्या असर पड़ेगा? इस नौयत के अहम सवाल उठाते हैं। आपके सामने रिसेंट एक गैलप सर्वे रखते हैं। इस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में जो अवाम है उसका जो सब में ज़्यादा मकबूल इदारा या जिस पर सबसे ज़्यादा एतबार अवाम का है डिलीवरी के हवाले से, वो 88% तक पहुँच रहा है। गैलप सर्वे के इस रिसेंट सर्वे के मुताबिक सियासतदानों पर अवाम का जो
एतमाद है वो लेवल 39% है। इसी तरह मीडिया और अदलिया पर ये जो एतमाद है 56% है। अगर सूबों का ब्रेकअप देखा जाए तो पार्लियामेंट पर ओवरऑल इस ब्रेकअप पे आने से पहले पार्लियामेंट पर 47%, इलेक्शन कमीशन पर 42%, पुलिस पर 54% लोग जो है भरोसा करते हैं, और जबकि पंजाब में फौज की मकबूलियत 90% है। और इसी तरह सिंध में ये नंबर 88%, केपी में 91% और बलूचिस्तान में 67% है। अगर मजमूई तौर पर पंजाब में सियासतदानों की मकबूलियत का अंदाजा गैलप सर्वे से लगाया जाए तो ये 43% है, सिंध में मकबूलियत 34% है, केपी में सियासतदानों की मकबूलियत 29%, बलूचिस्तान में 34% है। और तकरीबन सभी लोगों ने कहा है जी कि फौज काम करने के अंदाज पर उनको इत्मीनान का जो इजहार किया गया। तो ये एक वो इदारा है जो पाकिस्तान को न सिर्फ मुनज़्ज़म रखता है बल्कि बहैसियत मजमूई पूरी कौम का एतमाद और एतबार इस इदारे के ऊपर है डिलीवरी के हवाले से। अब ये इदारा पाकिस्तान के माशी मैदान में भी, जिसका हम जिक्र कुछ देर के पहले फरूख अली साहब से कर रहे थे, उसमें भी आगे बढ़कर पाकिस्तान को माशी मसाइल से निकालने के लिए आगे फ्रंट फुट पर खेल रहा है। लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं, सियासी भी, माशी भी। तो हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, IPP पार्टी के अहम रहनुमा सियासतदान हैं। आपका बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं, ये सर्वे क्या इक्कासी कर रहा है, खासतौर पर सियासतदान, बतौर एक सियासतदान आपको ये सर्वे के नंबर्स कैसे लगे? 88% फौज के लिए और 39% सियासतदानों के लिए। चौहान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सफियान साहब, बात यह है कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। अब सियासतदान और सियासी पार्टियां कभी आपको रोटी कपड़ा और मकान का जनाब नारा लगाएं, कभी आपको एशियन टाइगर बनाने का नारा लगाएं, कभी आपको रियासत मदीना बनाने का नारा लगाएं, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ और प्लास्टिक का, ऐसा रिजल्ट भी दें साथ, तो फिर लोगों का एतमाद तो गड़बड़ होगा ना। और सियासतदान इक़्तिदार में हो तब भी मौज, इक़्तिदार से बाहर हो तब भी मौज, जेल के अंदर हो तब भी मौज, जेल से बाहर हो तब भी मौज, घर में हो तब भी मौज, घर से बाहर हो तब भी मौज, मुल्क डूब रहा हो तब भी मौज, मुल्क तरा हो तब भी मौज। सियासतदान हर वक्त जब मौज के अंदर नज़र आएगा और फिर मुनाफकत करेगा, झूठ बोलेगा और इज्तमाही तौर पे कोई पॉलिटिकल पार्टी गलत किस्म के जनाब मैनिफेस्टो और मंशूर देकर इक़्तिदार हासिल करेंगे और उसके बाद फिर धोखा देंगे, तो फिर इसी किस्म के जनाब आपके रिज़ल्ट भी आएंगे और सर्वों के जनाब आपके जितने सर्वे हुए हैं और उनके नताइज भी आएंगे। तो आप बताओ सियासतदान जहां साहब, सर्वेस पे ये तो आपने मजबूत तौर पे कहा कि सही अक्कासी हो रही है, लेकिन लीडर्स के सर्वे भी आते हैं। अब इसी में सर्वे में जो चेयरमैन PTI हैं उनके नंबर्स अच्छे हैं, नून लीग के मुकाबले में वो 35%, 34% पे खड़े हुए हैं, नून लीग वाले और दीगर सियासतदान भी। तो आप समझते हैं ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करते हैं आवाम की जो जज्बात हैं, उनकी अक्कासी कर रहे हैं ये सर्वेस? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल करके पिछले 1.5-2 साल से आलमी ताकतों की सपोर्ट के साथ, दज्जाली सिस्टम की सपोर्ट के साथ, इजराइल की सपोर्ट के साथ और तमाम इंडिजीनियस और एक्सीजीनियस फैक्टर्स को इस्तेमाल करके एक पॉपुलैरिटी का माहौल तो बना हुआ है PTI की जनाब चेयरमैन का जी। और जिस कामयाबी के साथ एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स जितने भी हैं विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान, उन्होंने इस तहरीक फसाद फिल अर्ज़ को जिस तरीके से प्रमोट करके पाकिस्तान की सादा लो आवाम के दिमाग के अंदर चीज़ें बैठाई और वो आवाम का कोई सर्वे को आप कहें कि 100% जनाब आवाम को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर अब लोगों को चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं कि इजरायली लॉबी क्या कर रही है, कादियानी लॉबी क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर जनाब को नौज़बिल्ला माज़अल्लाह तोड़ने के लिए और पाकिस्तान के आइन को तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें हुई, उन साजिशों में किस तरीके से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से पाक फौज ISI और अदारों और अदालतों के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ को और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करके जो माहौल, गदर का माहौल, दंगा फसाद का माहौल जो यहाँ पे बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को समझ आ गई हैं, अच्छी खासी आ गई हैं। तो आवाम को समझ आ गई कि अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू हुई थी, फिर अमेरिका की मिन्नतों तरलों पे जनाब अभी इस वक्त खत्म हो रही है। सही, तो ये बता, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अमेरिका के सफीरों से मिला जा रहा है जी। चौहान साहब, इलेक्शन में भी ट्रूली रिफ्लेक्ट होगी, अब आवाम समझ गई है और फिर ये जो उनको खुशफहमी अभी थोड़ी बहुत है कि नहीं शायद इलेक्शन के अंदर अगर खड़े होंगे तो नहीं आवाम सपोर्ट, तो ये आपको लगता है अब वो नहीं है और आवाम ऑन ग्राउंड अब चीज़ें बदल चुकी हैं? देखिए, अभी असरात
हल्के हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे अदालती सिस्टम का कसूर है। अच्छा, पिछले 4-5 महीनों में अमेरिका में कैपिटल हिल्स के मुल्ज़मान को 4 महीनों के अंदर 2 साल से लेके 18 साल की सजाएं हो जाती हैं 4 महीने के अंदर। आज से 2 साल पहले 4 जनवरी को इवेंट हुआ था, और वो हमारा जो इवेंट 9 मई का था, या 9 मई के जो इवेंट थे उससे 100 गुना कम उसकी इंटेंसिटी थी, लेकिन उन्होंने ये 4 महीने लगाए, सारों को जनाब सूली पे चढ़ा दिया जना कानून की। हमारे यहाँ पर चीफ जस्टिस जनाब, गुड टू सी यू, हमारे यहाँ चीफ जस्टिस जनाब आइए, आपका इंतज़ार था, देर लगी आने में, तुमको शुक्र है फिर भी आए। तो वो वाले गाने गुनगुनाने वाला माहौल था चीफ जस्टिस की तरफ से। चीफ जस्टिस की सास जो है वो पूरी तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पूरे केसेस को जनाब डील कर रही थी। चीफ जस्टिस उसकी उंगलियों के इशारों पे नाच रहा था। चीफ जस्टिस जनाब पूरे अदालती सिस्टम के साथ 10-10, 15-15 रोज़ाना उसको जनाब ज़मानतें और रिलीफ दे रहा था। अजीबो गरीब यहाँ पर दादी वेड़ा और मासी वेड़ा 4-4.5 महीनों में अदालती सिस्टम का वो बना हुआ था एक फर्द वाहिद के हवाले से। तो यहाँ तो ये माहौल है, यहाँ पर अगर सही मायनों में लॉ की एनफोर्समेंट हो जाती 9 मई के बाद, तो लोगों को तो जनाब यहाँ पे लोगों के जनाब सब कुछ सीधा हो जाता, आम पब्लिक को भी समझ आ जाती। आपने सुना था इन्होंने किया क्या है, ये है कौन है। निगरान वजीर आजम ने जब से पूछा कि वो तो कानून के तहत फेस कर रहे हैं, केसेस नहीं होंगे इलेक्शन में, तो कितना शोर मचा पीटीआई और फिर कुछ आलमी इस तरह से और जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं कि जी ये इन्होंने क्या कह दिया, ये तो सियासी उसूलों के खिलाफ हो गया, निगरान ने जो है गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया, इन्होंने तो साइड ले ली, इन्होंने तो ये कर दिया। तो सर ये इसमें गलत क्या था जो कहा था उन्होंने काकड़ साहब? इन एनजीओज को कहें, ये नाम नेहाद मुल्क दुश्मन ताकतों के इशारों पे चलने वाली वो एनजीओज और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो यहाँ पे इस वक्त इस निगरान वजीर आजम के बयान के ऊपर टाँ कर रही हैं, उन्हें कहो कि फिर अमेरिका के हवाले से भी बातें करो ना, अमेरिका के हवाले से भी फिर एतराज खड़े करो ना। क्यों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस चल रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप के जनाब आपके 850 पौने 900 जो उसके हामी थे उनको 2 साल से लेकर 18 साल की सजा हुई है? अपने हाथों आप कानून को नाफिज करते हैं। ये यूरोपियन ममालिक और ये बरतानिया और ये अमेरिका दुनिया की इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी मुनाफिक कौमें हैं। ये अपने मुल्क के अंदर तो कानून को अमल दरामद कराने के हवाले से तो बड़ा जबरदस्त तरीके से चीजें चलाते हैं। थर्ड वर्ल्ड और मुसलमान ममालिक के अंदर लॉलेसनेस क्रिएट करने के लिए, उनको तबाह बर्बाद करने के लिए, उनको पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अनस्टेबल करने के लिए, वहां पर यह हकूक इंसानियत के नाम पर, वहां पे आजादी इजहार राय के नाम पर, वहां पर जमहूरियत की दादी वेड़े के नाम पर आप कहते हैं कि लाकानूनियत को आप सपोर्ट करें, सही, लाकानूनियत की आप जनाब हमायत करें। ये क्या होता है? सही। आप इन्हें कहें ना, वो जो 850 बंदा जनाब सूली पे चढ़ाया कानून की, फिर उसके ऊपर भी बोलो। फिर आलमी सतह पे वाशिंगटन पोस्ट लिखे, न्यूयॉर्क टाइम लिखे, रूटर लिखे, आपके जितने इंटरनेशनल मैगजीन है, एनजीओज है, ये यूरोप की है, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया की जनाब पार्लियामेंट्स के अंदर रेजोल्यूशन पेश हो कि अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के हामियों को जनाब बुलडोज किया जा रहा है। उधर तो कोई नहीं बोलता। उधर तो जुबान पे गुंगनियां डाली हुई हैं। लेकिन चौहान साहब ये जो सर्वे है, सत्तू पिया हुआ है। ये चौहान साहब ये जो सर्वे है, पाकिस्तान में इनको जनाब लाकानूनियत नजर आती है। लेकिन चौहान साहब ये जो आपने सारे किरदारों का नाम लिया, उन तमाम के प्रोपेगेंडे के बावजूद इस सर्वे में ये नंबर आना कि 88% अवाम जो है वो फौज पर एतमाद का इजहार कर रही है। अच्छा, ये तक प्रोपेगेंडा किया गया कि पंजाब पहली बार खड़ा हो गया एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो वहां 90% अवाम सपोर्ट कर रही है। तो ये जो सर्वे है गैलप का, मेरी नजर में इसलिए ज्यादा इसकी जो हेडलाइन अहमियत है कि सर ये जो पूरा चला ना मुनज़्ज़म, आप जिसको बार बार निशानदेही करते रहे हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आकर अपनी बातों में, सारा मलियामेट हो गया। जी सर, मैं आपको सिंपल बात बताऊं, बाहर आके इनका जनाब वकील जो बयान देते हैं जेल के बाहर, कहते हैं जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ डटे हुए हैं, मचे हुए हैं, खड़े हुए हैं, नेल्सन मंडेला बने हुए हैं, इमाम खमीनी बने हुए हैं, उन्हें कोई हला नहीं पा रहा, वो हर किस्म की कुर्बानी बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, सतम हो रहा है, उनकी जनाब फटियां पनी जा रही है, फला फला ये करते हैं। वहां से निकल के अदालत में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में और सेशन में दरखास्तें सबमिट करते हैं कि जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को देसी कुकड़ी दी जाए, उनको देसी मुर्गी दी जाए, उनको देसी घी के खाने दिए जाए, उन्हें देसी बकरे का गोश्त दिया जाए, उनको एसी दिया जाए, उनको गर्म मशीन दी जाए, उनको टेबल दिया जाए, उनको वॉक करने के लिए जनाब जॉगिंग करने की सहूलत दी जाए, उनको फला चीज़ दी जाए, उनको जनाब
जनाब देसी अंडे दिए जाए, ये सारी आपने देखी और हमने भी देखी। Exactly. और भाई फिर बताओ कौन सी चीज ठीक है? वो जो जेल के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो वो ठीक है, ये जो अदालतों में जाके मिन्नतें तरले करते हो वो ठीक है? सर मुनाफिकत है, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर सारी मारा मारी और सारी जनाब ग्लोरीफाई करना, फिल्माइज करना, ड्रामेटाइज करना, आइडियलाइज करना, सारी चीजें सोशल मीडिया पे है। अंदर से तो जनाब सूरत हाल अजीबोगरीब है। वीवीआईपी अटक जेल के अंदर जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वक्त गुजारा है पौने 2 महीने, और अब यहाँ पे अडयाला में भी वीवीआईपी, देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी बकरा, देसी घी। ओ भाईजान 10 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में है, मौज मलंगा दी। अच्छा। हम तुम होंगे, सावन होगा, रक्स में सारा जंगल होगा वाला माहौल है, और बाहर आके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं वकील। ओ जी जुल्म हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जनाब रोला करते हैं, वो कहते हैं ना कि उत्तू रोला पाई जाओ तो अंदरों सब कुछ खाई जाओ। मतलब अजीब ड्रामेबाजी। वो तो बाहर तो उनके जो सोशल मीडिया जो उनके वो जो मफरूर भागे में शहबाज गिल और वो सलमान अहमद, वो तो कहते हैं वो पता नहीं डेथ सेल में है, कहाँ है। तो आप जो बता रहे हैं कि वीआईपी ट्रीटमेंट चल रही है, क्यों चल रही है वीआईपी ट्रीटमेंट? हमने देखा है कि अब तकरीबन जो इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जिस तरह के मुजरिम या जिस तरह के इल्जामात उनके ऊपर हैं, जिनके ऊपर अब केसेस ट्रायल चल रहे हैं, क्या ऐसी सहूलियत दी जाती है? मैंने कल एक टीवी चैनल में कहा, बहुत वायरल हुआ है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त जना, वो पूरा मेरा इंटरव्यू और मेरा जना टॉक शो। मैं दोबारा कह दूं कि मैं साबिक वजीर जेल खाना जात हूँ, ताज़ा अभी फारिग हुआ हूँ, आखिरी वजीर जेल खाना जात मैं ही था इससे पहले का। मुझे एक एक चीज़ का पता है कि अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। सर वीवीआईपी बेटर क्लास और सी क्लास, 2 क्लास है पंजाब और पाकिस्तान के प्रिजन रूल्स एंड रेगुलेशन में। ए क्लास का कोई कंसेप्ट नहीं है, इन्हें A+ क्लास मिल रही है, जो इनकी प्रोविजन ही नहीं है, जो इनकी एंटाइटलमेंट ही नहीं है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में ही नहीं है, जो कानून के अंदर ही नहीं है, जो एथिक्स के अंदर ही नहीं है। इनको हर चीज वो मिल रही है। नहीं तो भाई इनको फैसिलिटेट करने वाले पूरा इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे अदालतों के अंदर आगे पीछे अदालतें जनाब हुक्म देती हैं कि जाओ जनाब इनको ये चीज दी जाए, ये किया जाए, इनके लिए फलां किया जाए। भाई ये मुजरिम नहीं है, हमने काटी थी जेल। फयाज चौहान ने 2 दफा, आखिरी दफा जो 2 दफा जेल काटी है 8-8 दिन, जाके पूछे शाहपुर जेल में और जेलम जेल में, सूखे चने वाला एक सालन आता था, पहली आप उसकी बुरकी चिबाते थे तो दाढ़ हिल जाती थी, तकिया नहीं मिला हुआ था जनाब, नीचे हम ईंटें रख के जनाब और सख्त किस्म का जनाब एक स्ट्रक्चर बना के जनाब हम उसमें सोते थे। अजीबो गरीब किस्म का खाना जान के दिया जाता था। बिच्छू थे, काकरोच थे, तबूड़ियां थी, 8 बाई 10 का सद था, हमने काटा। मैंने कोई वकील नहीं जनाब किया कि जनाब वकील जाए जाके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मिलते तरले करे कि मुझे जनाब सुबह पराठे दो, मुझे देसी अंडे दो, मुझे खाना दो, मैं साबिक वजीर हूँ, मैं साबिक MP हूँ, मैं मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, बेटर क्लास मेरा राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल। हमने तो कोई रोना नहीं रोया, हमने पूरी ग्रेस के साथ, जुर्रत के साथ हमने जेलें काटी। यहाँ तो पहले दिन आप अंदर गए हैं तो साथ ही जनाब पीछे दरखास्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबमिट हो गई कि जनाब हमें फैसिलिटेट किया जाए। नहीं लेकिन तो कुछ और चीजें मैं आपसे जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में फिर सदर पाकिस्तान का भी आया ना खबर कि वो भी कुछ खाना लेके पहुंचे थे जब ये वाला 9 मई वाला मामला था। फिर और दूसरी बात, फिर जो आपने कहा ना कि कुछ आलमी सतह से मामलात हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया उनको ये A+ प्रोटोकॉल, तो फिर ये खबरें भी आई थी कि मिसेस चेयरमैन PTI यानी जो बुशरा बीबी हैं, उनकी मुलाकातें हुई थी कुछ हाई ऑफिशियल से बाहर के और कोई डील की बातें बीच में आई थी। तो क्या ये उन मुलाकातों का असर था या फिर ये वो जो सिस्टम के अंदर मौजूद और सिस्टम के बाहर मौजूद फैसिलिटेटर्स हैं वो अपने तौर पर ही काम कर रहे थे? क्या हो रहा था ये जॉन सर? आलमी ताकतों के ये एजेंट हैं, इजरायली लॉबी के एजेंट हैं, कादियानी लॉबी के ये एजेंट हैं। इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं ये सारी चीजें देख के आया हूँ। अंदर बहुत सी चीजें हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, बहुत सी चीजें हैं मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अगर यहाँ खुला के ये सारी बातें कर रहा हूँ, मैंने चीजें देखी हैं, मैंने महसूस की हैं। आखिरी 1.5 साल और खुसूसन आखिरी 3 महीने एक एक चीज क्लियर हो चुकी है। जो बाखबर न्यूट्रल आदमी है उसको पता है कि पाकिस्तान के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने और क्या खिलवाड़ किया है बैरूनी ताकतों के और बैरूनी अनासर के और अंदरूनी कुछ अनासर के साथ मिलकर। ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने का एक जनाब पूरा एजेंडा था। नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का एजेंडा था जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी शरीक है।
उनको इस्तेमाल किया गया और उसने पूरा अपना जनाब किरदार अदा किया। क्या पाकिस्तान में पहले कोई वजीर आजम नहीं उतरा? क्या बेनजीर भुट्टो 2 दफा नहीं उतरी? नवाज शरीफ 3 दफा नहीं उतरे? यूसुफ रजा गिलानी नहीं उतरे? जफर जमाली नहीं उतरे? क्या ये लोग जो ना इनकी हुकूमतें नहीं गई? क्या इन्होंने पाकिस्तान की रियासत को, अदारों को, अदालतों को क्या टारगेट किया? क्या मुसलसल कत्लो गारतगरी का ये माहौल बनाया कि हमें क्यों वजारत उस्मत उतारा? किसी ने नहीं किया। लेकिन यहां तो भाई ये पूरा एक प्लान था, यहां तो वक्री किस्म की नरगसियत थी, वहां पे पीछे लॉबीज थी, जिन लॉबीज का एजेंडा है कि पाकिस्तान के 1973 का आइन तबाह बर्बाद करना, तोड़ना है, पाकिस्तान को नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह तोड़ना है। वो सारे लोग इनके पीछे थे। उन्हीं लोगों ने, सोशल मीडिया उनके हाथों में है, उनके कंट्रोल में है। नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पिछले 1.5 सालों में कोई बेगैरत उठता था वो इनको पैगंबर कह देता था सोशल मीडिया में, कोई बेगैरत उठता था वो इनको अल्लाह का वली कह देता था, कोई बेगैरत उठता था वो इनको गौस कुतुब और कलंदर करार दे देता था। अजीबो गरीब तमाशा जनाब तूफान बदतमीजी पिछले 1.5 साल में जनाब सोशल मीडिया पे था। कोई रेड लाइन बना रहा है, कोई पता नहीं केड़ी लाइन बना रहा है, सारे पूरी पब्लिक जनाब उसमें जनाब देखा देखी, सारे शरीक। किसी को समझ नहीं कि यार हो क्या रहा है। आइन और कानून को भुगतना पड़ता है। मैं भी पर्चे काट रहा हूं, झूठे पर्चे काट रहा हूं 9 मई के, और उससे पहले इसी तहरीक फसाद फिल अर्ज में जब हम थे, लेकिन मैं काट रहा हूं। हमने तो नहीं कहा कि यार झूठा पर्चा हुआ तो चलो जी अदालत से टकरा जाओ, 10,000 बंदा लेके हाई कोर्ट पे चढ़ाई कर दो, 10,000 बंदा लेके जुडिशियल कम्प्लेक्स पे चढ़ाई कर दो। कोई आपके पास वारंट गिरफ्तारी घर में आया तो आप 10,000 कारकुन लेके SSP की टांगे तोड़ दो, उसकी आंखें फोड़ दो। ये कौन सा यार सिस्टम है? उन्होंने फिर वो सिविलाइज माशरा है? उस चौक का नाम ही से पूछो कि जाओ अमेरिका यूरोप के अंदर भी जरा इस किस्म का अपना स्टाइल रखो ना। जी चौहान साहब, वो मुर्शिद चौक नाम रख दिया था फिर जमान पार्क वाली जहां पे थी जगह, फिर उसमें जाने कितनी गई जिले शाह आप देखें, फिर उसमें यानी कितने सहाफी जान से गए, कोई कंटेनर के पीछे भागते हुए, और कितने लोग उसमें लॉन्ग मार्च में भाई हजारों सुने जान से गए, हजारों खानदान है। 9 मई के वाकयात पे हजारों खानदान तबाह बैठे हुए इस वक्त। उनकी माएं बहनें बेटियां बुजुर्ग जवान वो जेलों में है, और पीछे जो बाकी माएं बहनें बेटियां जवान है वो थानों कचहरियों में और जेलों के बाहर खज्जल हो रही है, अपनी इज्जत लुटा रही है, अपनी जनाब खानदान की इज्जत और वकार की धज्जियां उड़ा रही है। इस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पीछे के जो देसी कुकड़ी, देसी अंडा, देसी मुर्गी और देसी बकरे खाने लगा हुआ अंदर, और उन लोगों का हाल देखो, उनसे पूछो जाके हालात क्या है। और अमेरिका की जनाब मिन्नतें हो रही हैं, अमेरिका के तरले हो रहे हैं, यूरोपियन ममालिक के तरले हो रहे हैं। यार लोगों को अमेरिका के खिलाफ एक जोश जज्बा देके अब जाके अब अजीबोगरीब आपने जनाब एक माहौल बनाया हुआ है। उसी कतर की जनाब आप बेगम जनाब मरियम नवाज को जनाब आप जनाब दशनाम तराजी किया करते थे, आज उसी कतर के जनाब सफीरों को आपकी बीवी मिल रही है। हर उल्टा काम, हर मुनाफकत, हर 2 नंबरी, हर चक्करबाजी इन्होंने की, आवाम को इस्तेमाल कर लिया। मुहिब्बे वतन 100% मुहिब्बे वतन है पीटीआई का कारकुन, 100% पीटीआई के 100% मुहिब्बे वतन कारकुनान को इस्तेमाल करके रियासत से गद्दारी के जनाब पर्चे करवा दिए। वो तबाह बर्बाद बैठे हैं। खुदा की कसम मैं उनको देखता हूं, दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे हैं। और आने वाले अभी 1.5 महीना, लोग समझते हैं ना स्कूल है, ये लोग मफरूर है 30-35 हजार बंदा। जनाबे वाला ये 1 हफ्ते तक सारे के सारे इश्तिहारी करार पाके इनके चलान पेश हो रहे हैं, इनकी जायदादें क्रक हो रही हैं, जब्त हो रही हैं, इनके पासपोर्ट जब्त हो रहे हैं, इनके शनाख्ती कार्ड जब्त हो रहे हैं। उस बंदे के पीछे जो बैठा अंदर देसी बकरे, देसी अंडे, देसी कुकड़ी, देसी चूजा, देसी जनाब मुर्गा और देसी घी मौज बिलंगा दी। फिर मेरे ख्याल से में जाए जनता। चौहान साहब, ये जो आप बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू की, लेकिन ये जो फिर जो पूरी कोशिश थी वो नाकाम इसलिए हो गई कि फिर ये अभी भी 90% आवाम जो थी वो फौज पर एतमाद और खड़ी है फौज के साथ। तो ये तो पूरा एक साजिश, प्रोपेगेंडा भारत का, इसराइल का और ये चेयरमैन पीटीआई का, सब धबरदूस सब खत्म हो गया जी। सर इसका जवाब सुन ले। मुल्क में जंग हो तो फौज, बेशक, मुल्क में ज़ल्ज़ला आए तो फौज, मुल्क में सैलाब आए तो फौज, मुल्क में तबाही आए तो फौज, मुल्क में बर्बादी आए तो फौज, मुल्क में मर्दमशुमारी हो तो फौज, मुल्क में इलेक्शन हो तो फौज, मुल्क में सियासतदानों को भी कोई खंग खारिश हो जाए तो फौज, मुल्क में हर बुरा वक्त आए तो फौज, और सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और जज करें मौज, खुली मौज।
टिका के मौज, मईशत हो तो सारे बैठ के फौज को निकाले गालियां। अब तो मईशत भी फौज है, फिर सारे निकाले गालियां। एग्जैक्टली। फिर अपने वर्कर्स को इस्तेमाल करके, अपने पॉलिटिकल पार्टी को इस्तेमाल करके, नाम नेहाद एनजीओ इस्तेमाल करके सारा दिन फौज के खिलाफ नफरत भी ये फैलाए। ये है इस पाकिस्तान के अंदर आलमी ताकतों की और मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा, जिसके तहत जो है इस पाकिस्तान के अंदर ये तहरीक फसाद फिल अर्ज भी करवाई गई और चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ को भी इस्तेमाल किया गया। लास्टली चौहान साहब, 21 अक्टूबर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आएंगे तो बयानिया क्या असल सवाल? मेरी जाती राय बड़ी क्लियर है, वो आए वो ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी वो एक केस चल रहा है जिसके अंदर वो इनके जो ना वो जो केसेस के हवाले से जो कोई रिलीफ मिल रहा है, अगर उसका फैसला नेगेटिव आ गया तो जनाब नवाज शरीफ साहब ने लंबे बीमार हो जाना है। ठीक है ना, अभी कोई पता नहीं है। अभी पाकिस्तान की सियासत की जो पर्दा स्क्रीन है ना, उसके ऊपर अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी कैफियत है। अच्छा, ये वो इलेक्शन कमीशन का जो आ गया वो उसके बावजूद भी है, वो जो आया है जनवरी के आखिरी हफ्ते का प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की, और डिलिमिटेशन की भी उन्होंने तफसील। इलेक्शन आपका मार्च के पहले हफ्ते से पहले हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अभी भी अनसर्टेनिटी बरकरार है फयाज चौहान साहब, मतलब मार्च 2024 बोल रहे हैं ना आप चौहान साहब? हाँ जी, हाँ जी। चले सही से भी आगे ना हो जाए। बहुत शुक्रिया आपने फयाज चौहान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया, इस हवाले से गुफ्तगू करी। आज फिर से आपके सामने रखा कि किस तरह पाक फौज पर 90% अवाम का एतमाद, तमाम साजिशें, प्रोपेगेंडा, सब कुछ हुआ बेनकाब। इस ब्रेक के बाद सिर्फ करेंगे समराइज इस प्रोग्राम को, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। पाकिस्तान के सियासी माहौल, माशी खतरात, सियासी बेयकीनी, गैर यकीनी, माशी गैर यकीनी और इन तमाम का मजमुआ और मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या है, आपके सामने रखा। फीडबैक दीजिएगा ज़रूर फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे, जिसका नाम अब एक्स है। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।